वेलकम वेलकम वेलकम। तो कैसे हैं आप सब लोग? होपफुली सब अच्छे होंगे बेटा। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने पास में हमारे कॉमर्शियल लॉ का एक बहुत ही बेहतरीन एक्ट। बेहतरीन बोलने का रीजन समझ में आएगा तुम्हें पढ़ने के साथ साथ में। हम पढ़ने वाले हैं बेटा अपना इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। यस, ये एक्ट बहुत ही बेहतरीन है क्योंकि इसमें जो कंसेप्ट पढ़ने वाले हो वो सारे कंसेप्ट आपके लाइफ में हमेशा लॉ में काम आने वाले हैं। यस, तो आप बाकी जब बाकी एक्ट भी पढ़ोगे उसके अंदर भी इसी एक्ट के जो कंसेप्ट्स हैं, जो वर्ड्स हैं, वो आपके सामने आने वाले हैं और उनका मतलब भी वही रहने वाला है। तो बिना वक्त गवाए स्टार्ट करते हैं अपने पास में हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। अब बात करते हैं क्या कुछ पढ़ने वाले। आज वाली क्लास में डिस्कशन मेरा होगा कि भैया इंट्रोडक्शन वाले पार्ट पे बात करूंगा और बात करूंगा आपके पास में डेफिनेशन वाले पार्ट पे। मतलब इन शॉर्ट हमारी फर्स्ट क्लास ये इस पार्ट पे है क्योंकि रीजन इज यहीं से आपका एक कंसेप्ट शुरू होता है। तो आइए बिना वक्त गवाए स्टार्ट करते हैं लिखने वाला पार्ट। लिखने वाला पार्ट करेंगे। यस, लो लिखे बिना याद नहीं होता मेरे लाल। तो नोट करो, लिखो द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। हेडिंग बनाओ प्यारी सी, हेडिंग बनाओ प्यारी सी। द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। अब कुछ बातें पहले मैं करूंगा इस एक्ट के बारे में और फिर हम बात करेंगे इस एक्ट के प्रोविजंस के बारे में। यस, अब पहली बात समझना ध्यान से, एक्ट में जो भी कुछ लिखा होता है, अब क्या क्या लिखा होता है, जितनी भी लाइंस लिखी हैं, चाहे वो इंट्रो का पार्ट लिखा है, चाहे वो डेफिनेशन लिखी है, वो टाइप लिखी है, वो रूल्स लिखी है, कुछ भी लिखा है, सबको हम कहते हैं लीगल लैंग्वेज में प्रोविजन बोलते हैं उनको। रिमेंबर, तो लॉ में लिखी हुई बातें क्या कहलाती है? प्रोविजंस कहलाती हैं। अब प्रोविजन किसी न किसी सेक्शन के अंडर में भी आता है। तो बात करने वाले हैं। तो मेरा पहला शब्द शुरू होता है यहां से कि भैया इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या है। लेट्स स्टार्ट विद द वर्ड फर्स्ट, फिर हम इसके बेसिक पे जाने वाले हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट का डेफिनेशन भी आगे आएगा, बट मतलब क्या होता है लिख लो इसका मतलब पहले यहीं से, ताकि यहीं से हमारा कनेक्शन स्टार्ट हो। तो लिखो कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है, लिखो एन अग्रीमेंट which is enforceable by law। सर समझ में तो नहीं आएगा, अभी आएगा बेटा आएगा, पहले पूरा होने दो। which is enforceable, हर एक शब्द बताऊंगा, तुम बस सुन लो, याद में अपने आप करवा दूं, गारंटी मेरी है। an agreement which is enforceable by law, एक्चुअली ये है लीगल लैंग्वेज के अंदर कॉन्ट्रैक्ट का मतलब। लीगल लैंग्वेज इंग्लिश लैंग्वेज नहीं है, इसलिए यहां पर ये मत सोच के चलना कि अरे इंग्लिश वाला पार्ट आना, नो। यहां पे कुछ शब्द ऐसे आएंगे जिनका वर्ड एक्चुअली इंग्लिश में मीनिंग कुछ और होता है, बट यहां पर मतलब कुछ और होगा, इसीलिए लॉ की लैंग्वेज अलग मानी जाती है। तो हमने लिखा कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है एन अग्रीमेंट विच इज एनफोर्सिएबल बाय लॉ एट दी बाय लॉ। रिमेंबर, इतना पार्ट है। तो यहां पर हम बात करेंगे अग्रीमेंट क्या होता है, हम बात करेंगे कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, हम बात करेंगे एनफोर्सिएबल बाय लॉ क्या होता है। लेकिन उससे पहले मैं इसके बेस में जाने वाला हूं, तो ये सेम डेफिनेशन आगे भी आएगी। तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी कहानी यहां से और मैं तुम्हारे लिए एक पिक्चर निकाल लेता हूं ताकि तुम्हारे साथ में एक कनेक्शन बिल्टअप हो सके, समझ सको कि क्या चल रहा है इस पूरे एक्ट के अंदर। ठीक है, ये पिक्चर अभी मेरे काम में आने वाली है, पर उससे पहले हम बात करते हैं कि होता क्या है। मतलब अगर बात करें इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बारे में बात कर रहे हैं, तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आपके पास में कब बना था, एक्ट कब बना था, कब ये जनता पर अप्लाई हुआ था, इसमें कौन कौन से प्रोविजंस हैं। पर उससे पहले एक बात समझना यारो, क्या आप जानते हो बेटा जब भी हमारे देश के अंदर कोई भी लॉ बनता है तो उस लॉ के बनने की कहानी होती है, एक प्रोसेस होता है। प्रोसेस आपको पता है, प्रोसेस क्या होता है? प्रोसेस हमारे पास में सबसे पहले बेटा पार्लियामेंट के अंदर सबसे पहले जो भी चीज लेके आनी है उसके लिए एक बिल को ड्राफ्ट किया जाता है। सबसे पहले बिल की ड्राफ्टिंग होती है। रिमेंबर, अगर मान लो मैं आज कहता हूं आज बीजेपी गवर्नमेंट सेंटर में बैठी है, तो बीजेपी गवर्नमेंट अगर कोई कानून लाना चाहती है तो सबसे पहले क्या करेगी? वो बिल ड्राफ्ट करेगी। बिल मतलब वो क्या क्या चीजें लेके आना चाहती है। बिल ड्राफ्टिंग जैसे होगी, बिल ड्राफ्टिंग के बाद में उस बिल को लाया जाएगा कहां पर बेटा? पार्लियामेंट के अंदर। पार्लियामेंट के अंदर उस बिल को लाया जाता है। रिमेंबर, ठीक है। अब जब पार्लियामेंट में लाया जाएगा, पार्लियामेंट में दो हाउस होते हैं, हाउस में दो हिस्से होते हैं पार्लियामेंट के, एक होता है बेटा राज्यसभा, एक होता है लोकसभा। वन इज कॉल्ड राज्यसभा, राज्य बोलता है स्टेट को, रिमेंबर राज्यसभा, एंड सेकंड इज कॉल्ड लोकसभा। तो होता क्या है, बिल को ड्राफ्ट करने के बाद पार्लियामेंट में लाया जाता है और पार्लियामेंट में लाने के बाद में राज्यसभा लोकसभा के अंदर उसे जब लाया जाएगा तो उसमें डिबेट चलती है। आप देखते भी हो डिबेट चालू हो जाती है, लोग बातचीत करते हैं, मिनिस्टर लोग बातचीत करते हैं, अपने कोई फेवर में बोलता है, अगेंस्ट में बोलता है, और फाइनली जब कोई बिल राज्यसभा और लोकसभा में आने के बाद में, उस पर डिबेट होने के बाद में, उस पर जब वोटिंग हो जाती है, यस, उस पर क्या होती है? वहां पर होती है वोटिंग, और वो वोटिंग अगर फेवर में जाती है, अगर जो आप लेके आए थे उसके फेवर में आपकी वोटिंग जाती है, तो बेटा वो बिल को बोलते हैं, बिल क्या हो गया? द बिल हैज बीन पास्ड। तो
पास हो गया, बट बिल पास होने का मतलब एक्ट नहीं बना। अभी फर्क समझना, जैसे बिल पास होता है, जैसे कोई बिल पास होता है, बिल पास होने के बाद में, बिल पास होने के बाद में अब आपको उस बिल को भेजा जाएगा बेटा किसके पास में, प्रेसिडेंट के पास में। ये वर्ड क्यों बता रहा हूं, लाइन क्यों बता रहा हूं, क्योंकि एक्चुअली ये वर्ड यहीं से कहानी शुरू होती है पूरे एक्ट के बारे में, कोई ये एक्ट हो कोई भी एक्ट हो, ठीक है। तो क्या हुआ, पहले बिल लाया, पार्लियामेंट में पास किया गया, वोटिंग हुई, वोटिंग में बिल पास होने के बाद में वो गया प्रेसिडेंट के पास। क्यों गया, प्रेसिडेंट की सहमति के लिए। तो वर्ड होता है टू गेट द असेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। क्या वर्ड लिख रहा हूं मैं, और प्लीज जहां जहां लीगल वर्ड आएंगे उन लीगल वर्ड का मीनिंग लिखते रहना। असेंट ऑफ प्रेसिडेंट, इसका मतलब क्या है बेटा, असेंट का मतलब होता है, लॉ में लिख लो, सहमति को बोलते हैं। असेंट वर्ड, कंसेंट वर्ड, इसका मतलब होता है सहमति। तो मत क्या है, मतलब क्या है सर, असेंट मतलब वहां पर प्रेसिडेंट की सहमति के लिए उसे लाया। सहमति कैसे मिलेगी, सहमति मिलती है सिग्नेचर के द्वारा। प्रेसिडेंट जैसे ही उस बिल के पास होने से साइन करते हैं, यस वो बिल बन जाता है मेरे लाल, वो बिल बन जाता है हमारा एक्ट, हमारा एक्ट। तो ये तो कहानी किसकी है, ये तो कहानी है कि अगर मान लीजिए कोई नया कानून बनाना है उसके लिए क्या प्रोसेस है। लेकिन अगर मैं ऊपर देख रहा हूं वर्ड लिखा हुआ है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, अगर आपने ध्यान से वर्ड पढ़ा हो 1872, तो आपको आइडिया लगा यार 1872 लिखा मतलब आज की बात तो नहीं कर रहा। तो ये जो ईयर ऊपर लिखा होता है, ये ईयर क्या होता है भाई, ये ईयर वो ईयर होता है बेटा, या तो जिस ईयर के अंदर आपका एक्ट बना था, या तो जिस ईयर में एक्ट बना था, फॉर्मेशन ईयर, फॉर्मेशन हुआ था और उसे आम जनता पर एनफोर्स किया गया था। एनफोर्स बोलते हैं, अप्लाई करने को बोलते हैं। तो या तो यहां पर ईयर लिखा मिलेगा जिस ईयर में फॉर्मेशन था, एक्ट बना और उसे अप्लाई कर दिया गया, रिमेंबर। दूसरा होता है, या फिर आपके ईयर के प्लेस पे आपको जो ईयर मिलता है वो होता है जिस ईयर जिसके अंदर उसे इनेक्ट किया गया था। इनेक्ट का मतलब होता है, इन शॉर्ट कहने का मतलब क्या है कि जिस साल में उसे लाया गया था। तो आप जानते हो भारत देश के अंदर, हमारे देश के अंदर लॉ लाने वाले थे ब्रिटिशर्स, लॉ लेके आने वाले थे ब्रिटिशर्स, वही लेके आए थे। ब्रिटिशर्स को भारत के अंदर रूल करना था और रूल के टाइम पर यहां के बिजनेस कंट्रोल करने के लिए उन्हें लॉ की रिक्वायरमेंट थी। लॉ मतलब रूल्स रेगुलेशन की रिक्वायरमेंट थी, और उन्हीं रूल में से एक रूल था द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। मतलब इस देश के अंदर जितने भी कॉन्ट्रैक्ट होंगे उनके लिए एक एक्ट बनाया जाएगा, वो एक्ट का नाम था कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो अब यहां से कहानी शुरू होती है कि कॉन्ट्रैक्ट का मीनिंग तो हम पढ़ेंगे आगे, ये है हमारा कॉमन तरीका कौन सा भारत में कैसे कानून बनता है। अब मैं बात करता हूं आपके मेन एक्ट के बारे में जो हम पढ़ने वाले हैं। तो मेन एक्ट क्या है भैया, मेन एक्ट है सर, ये एक्ट आया कब, बना कब और कब देश में अप्लाई हुआ। यस, ये बात ध्यान रखना, ये बातें आपको जितने भी सारे एक्ट पढ़ते हो लॉ के अंदर उन सभी में पता होनी चाहिए। मतलब क्या होता है, मतलब ये होता है कि कोई भी एक्ट कौन से साल में बना, किस डेट को बना। मान एग्जांपल, एक्ट बनने मतलब जिस दिन प्रेसिडेंट की सहमति मिल गई और उसे एक्ट बना दिया गया। तो कब ये एक्ट बना था और कब ये आम जनता पर अप्लाई हुआ। आम जनता पे अप्लाई का मतलब होता है एनफोर्सिएबल बाय लॉ, इसी को बोलते हैं एप्लीकेबल बाय लॉ, इसी को बोलते हैं परमिटेबल बाय लॉ। इन तीनों वर्ड का मतलब सेम होता है। तो मैं लिखता हूं, आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वर्ड लिखेंगे, हम बात कर रहे हैं अपने इंट्रो के बारे में। अब हम लिखेंगे अपना इंट्रोडक्शन ऑफ द इंट्रो ऑफ, कौन सा बेटा, इंट्रो ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। जो यहां मैंने ये बातें लिखी है ना, दिस पार्ट बिलोंग्स टू सोर्स ऑफ लॉ, कि लॉ का इंट्रोडक्शन के बारे में बात कर रहे हैं। बट अब जो हम बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं इंट्रो ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो फर्स्ट लिखते हैं, लिखो भारत देश के अंदर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को कब बना, पहली बात कब बनाया गया था। तो लिखते हैं, नोट करो, लिखो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 18 से इंडियन एक्ट लिखो was formed on लिखो 25th of April 1872। यस, 25 अप्रैल 1872 वो साल था, वो डेट थी जिस दिन इस एक्ट को बनाया गया था। तो फॉर्म मतलब होता है फॉर्मेशन। तो आई एम यूजिंग द वर्ड फॉर्म, मतलब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ फॉर्मेशन, जिस दिन इसको बनाया गया था। तो सोच के देखो 1872 के अंदर भारत के अंदर कौन सी पार्लियामेंट थी। भारत में लॉ को बनाने वाले लोग कौन थे, क्या वो इंडियन पार्लियामेंट थी? आंसर इज नो। पार्लियामेंट तो थी बट कौन सी थी, दैट इज ब्रिटिश पार्लियामेंट। याद रखना, ब्रिटिशर्स के द्वारा चलाई जाने पार्लियामेंट को बोलते हैं ब्रिटिश पार्लियामेंट। तो याद रखना, ये एक्ट बनाया गया था 25 अप्रैल 1872 में। बाय दी किसने बनाया था, बाय दी, लिखो बाय दी ब्रिटिश पार्लियामेंट, बाय दी ब्रिटिश पार्लियामेंट। एंड व्हाई आई एम यूजिंग द वर्ड ब्रिटिश पार्लियामेंट, इसको मैं ये भी लिख सकता हूं भैया, लिख सकता हूं, लिखो ब्रैकेट में लिखो और, या इसी को बोलते हैं, लिखो बाय प्री लेजिस्लेचर,
मीनिंग बताऊंगा, लिखो पहले लिखो, बाय प्री लेजिस्लेचर ऑफ प्री इंडिपेंडेंट इंडिया। हर एक शब्द बताऊंगा, डोंट वरी, हर एक शब्द बताने वाला हूं और पूरा माइंड में बैठेगा, गारंटी मेरी। पहले सुन लो ध्यान से बात खाली। तो मैंने फर्स्ट वर्ड लिखा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 कब बना? बोला 25 अप्रैल 1872 में बना। किसने बनाया? बोला बात ब्रिटिश पार्लियामेंट ने बनाया। ब्रिटिश पार्लियामेंट लिखने का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, याद रखो, ब्रिटिश पार्लियामेंट इज कॉल्ड द प्री लेजिस्लेचर। सर प्री मतलब पहले, लेजिस्लेचर का मतलब होता है बेटा लॉ मेकर्स। रिपीट कर रहा हूं, तो मतलब जो कानून बनाते हैं, रिमेंबर कानून बनाने वाले, वो कमिटी, वो लोग जो कानून बनाते हैं उसे बोलते हैं बेटा प्री लेजिस्लेचर बोलते हैं। तो मतलब प्री मतलब पहले, इसका मतलब क्या होता है? लॉ मेकर्स, जो लोग कानून बनाते हैं उसे लेजिस्लेचर कहते हैं, ये बात ध्यान रखना। तो भैया सिंपल सी बात ये है, अगर कहीं पर भी लेजिस्लेचर, लेजिस्लेशन वर्ड दिखे, इसका मतलब है कानून बनाने वाले लोग, लेजिस्लेचर बोलते हैं। रिमेंबर कौन सा? ऑफ द प्री इंडिपेंडेंट इंडिया। एज यू नो 1872 वो साल था जब देश को आजादी नहीं मिली थी, तो इंडिपेंडेंस तो मिली, तो क्या बोला? बोला भैया इंडिपेंडेंस से पहले जो लॉ मेकर्स थे, मतलब कौन थे? ब्रिटिश पार्लियामेंट, उन्होंने इसे बनाया था, पहली बात। ठीक है, तो ये बना कब था? 25 अप्रैल 1872 में बना था। अब क्या हुआ? जब भी कानून बनता है तो उसे अप्लाई किया जाता है। अब सिंपल सी बात, कानून बना तो लिया, अब इसे अप्लाई कब किया गया? तो बात करते हैं, लिखो सर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, लिखते रहो मेरे साथ में। नंबर 2 लाइन क्या है? अबाई पाथ फॉर्मेशन तो हो गया। अब ये भारत देश की जनता पर कब अप्लाई किया गया? तो बात करते हैं, लिखो दिस एक्ट वॉज इनेक्टेड, दिस एक्ट केम इनटू फोर्स, द वर्ड इज कॉल्ड केम इनटू फोर्स। केम इनटू फोर्स लिखूं, इसी को बोलते हैं एनफोर्सिएबल। ये शब्द ध्यान रखना, एनफोर्सिएबल। आज की फर्स्ट क्लास इसलिए इंपॉर्टेंट है बेटा, और यहां पर आप शब्द सीखने वाले हो, सेक्शन कैसे लिखते हैं, सेक्शन लिखने पढ़ने का तरीका कैसे होता है, सब सिखाने वाला हूं। तो बात करते हैं, द एक्ट केम इनटू फोर्स या एनफोर्सिएबल या एप्लीकेबल। एनफोर्सिएबल या एप्लीकेबल कब बेटा? लिखो ऑन 1st of September, ऑन 1st of September 1872। यस, 25 अप्रैल को बना हुआ एक्ट, 25 अप्रैल को बना हुआ एक्ट 1 सितंबर को जनता पर। जैसे एग्जांपल के लिए बोलूं, ये बोलूं कि मान लो कोई भी बिल जब पास हो गया, बिल पास होने के बाद उसे सहमति मिल गई, एक्ट बन गया। तो एक्ट बनने का, एक्ट कब बना ये डेट अलग होगी, और एक्ट के फॉर्मेशन के बाद में एक्ट एनफोर्स कब हो रहा है उसे बोलते हैं एनफोर्समेंट डेट। तो एनफोर्समेंट डेट बोलूं या एप्लीकेबल डेट बोलूं, मतलब सेम है। तो केम इनटू फोर्स लिखा मिल जाए, एनफोर्सिएबल लिखा मिल जाए या एप्लीकेबल, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब लिख लो, इसका मतलब होता है आम जनता पर, आम जनता पर कब अप्लाई हुआ, कब लागू हुआ, आम जनता पर कब लागू हुआ, ये लाइन का मतलब होता है एनफोर्सिएबल बाय लॉ। कब बना इज फॉर्मेशन, कब लागू हुआ इज एनफोर्सिएबल। देयर 2 वर्ड्स गाइस। तो फर्स्ट क्लियर हो गया, मीनिंग कब बना और कब अप्लाई हुआ। अभी बात ये मैप की बात करी, मैप कहां पे? अभी दिखाने वाला हूं, किसी बात करने वाला हूं। अब लिखो थर्ड बात, तीसरी लाइन होती है बेटा हमेशा किसी भी एक्ट में, किसी भी एक्ट के अंदर पहला होता है सेक्शन नंबर 1। अब प्लीज सुनना ध्यान से बात को। सेक्शन नंबर 1 जब मैं बोल रहा हूं, इसका मतलब क्या, लिखने का तरीका क्या होता है? अब आपको 3 तरीके चीजें मेनली आपको याद रखनी है। कौन कौन सी? पहली बात याद रखना, कौन सी? पहली बात, अगर मैं लिखता हूं सेक्शन, सुनना, आप लॉ में जब भी सेक्शन लिखोगे तो कैसे लिखते हैं? सेक्शन लिखोगे, सेक्शन जो प्रोविजन, मैंने क्या बोला, जो जो प्रोविजन आप पढ़ते हो लॉ में, जो भी आप पढ़ रहे हो सब प्रोविजन है, ये सब प्रोविजन है। ठीक है, तो प्रोविजन किसी न किसी सेक्शन में लिखे होते हैं। तो सेक्शन इज हेडिंग जिसमें प्रोविजन लिखे हुए हैं। ठीक है, अब लिखोगे कैसे? तो या तो अगर आपको लिखा मिला सेक्शन, सेक्शन ऐसे लिखते हो, या इसी को शॉर्ट में लिखते हैं SEC डॉट। तो या तो आप लिखोगे सेक्शन पूरा वर्ड लिखोगे, अगर पूरा नहीं तो यू कैन यूज द वर्ड SEC डॉट, ये अलाउड है। ठीक है, आगे अब दूसरा पॉइंट आया, यह पहला पार्ट, ये मैं सिखा रहा हूं अलग तरीके, ये आपको उसका पार्ट नहीं है, फिर मैं इस पार्ट को लिखवाऊंगा अगली लाइन को। ठीक है, अगला पार्ट क्या है? बोला अगर सर मान लो हमें सेक्शन लिखना है, कैसे लिखेंगे? अगर मान लो अगर सेक्शन नंबर 1 लिखना है तो कैसे लिखूंगा? लिखूंगा सेक्शन डॉट 1, इसे बोलते हैं सेक्शन 1, इसे बोलेंगे सेक्शन 1। ठीक है, दूसरा वर्ड देखना, इसे सेक्शन 1। नंबर 3 वर्ड लिखता हूं, अगला बोलता हूं मैं, सर लेट सपोज मुझे ऐसे लिखा मिला सेक्शन 1 या सेक्शन 2 ब्रैकेट में ए लिखा मिला, तो इसका मतलब क्या है सर? सेक्शन 1 ब्रैकेट में ए लिखा मिला, इसे कैसे पढ़ूंगा? पढ़ने का तो ऐसे ध्यान से बात को क्या बोल रहा हूं,
ये बेसिक पार्ट है। तो अगर ये लिखना है मुझे तो लिखूंगा सेक्शन नंबर 2, अगर ब्रैकेट में लिखा है इसका मतलब होता है सब सेक्शन। क्या पढ़ोगे? सेक्शन नंबर 2 सब सेक्शन ए। क्या बोलूंगा? सेक्शन नंबर 1 सेक्शन नंबर 2 सब सेक्शन ए। ब्रैकेट में लिखे हुए पार्ट को जो स्मॉल में लिखा होता है इसे हम बोलते हैं सब सेक्शन बोलते हैं। ये लाइन नंबर 3। अगली लाइन बोलता हूं। अब फोर्थ बात करता हूं। लेट्स सपोज लिखा है सेक्शन नंबर 2, ब्रैकेट में लिखा है ए और आगे लिखा है 1। इसे कैसे पढ़ोगे? इसे पढ़ते हैं बेटा सेक्शन नंबर 2 सब सेक्शन है और इसको बोलते हैं बेटा आपके पास क्लोज। तो क्लोज 1 जो भी नंबर वहां पे लिखा है सब सेक्शन के बाद जो लिखे उसे बोलते हैं क्लोज बोलते हैं। तो क्या हुआ? सेक्शन सब सेक्शन क्लोज। अगर उससे भी आगे लिखा मिलता है, अगर मान लो यहां लिखा होता है एग्जांपल के लिए मान लो एग्जांपल 11, तो मैं इसे बोलता सब क्लोज। इसे बोलते हैं हम सब क्लोज। तो ऐसे आपको पार्ट्स मिलने वाले हैं, सेक्शन सब सेक्शन क्लोज सब क्लोज। इन शॉर्ट जिस तरीके से आपके सिलेबस में इंडेक्स नहीं होता, मॉड्यूल इंडेक्स होता है, तो बोलते हैं पहले चैप्टर का ये वाला पार्ट होता है ना। लेट मी शो यू, दिखाता हूं कैसे बोल रहा हूं। लेट सपोज अगर यहां लिखा है, ये आपका इंडेक्स दिख रहा है आपको, तो बोलूंगा चैप्टर नंबर 2 के अंदर 2.1 चैप्टर है एसेंशियल एलिमेंट। क्या बोलोगे? चैप्टर नंबर 2 पार्ट 2.1। तो यहां से बोलेंगे, लो में कैसे बोलते हैं? सेक्शन नंबर 2 सब सेक्शन 1 सब सेक्शन 1। अगर इसकी भी कैटेगरी होती तो मैं क्या बोलता? क्लोज, आगे क्लोज जुड़ जाता, क्लोज एग्जांपल क्लोज ए, एग्जांपल जुड़ जाता, जो भी लिखा होता। ये तो नहीं भाई तरीका नंबर 4। ठीक है, आगे आता हूं। इसके बाद में क्या बोला? इसके बाद में और भी होता है, यस। और अगर आपको कहीं पर लिखा मिले ऐसे सेक्शन सेक्शन और 2 और साथ में लिखा है बिना ब्रैकेट वाला ABCD, सुन लो ये अलग होता है। यस, ये वाला पार्ट अलग है, ये वाला पार्ट अलग है भाई। सेक्शन नंबर 2 सब सेक्शन ए अलग हो गया। सेक्शन नंबर 2 और बड़ा ए लिखने का मतलब है ओनली पढ़ोगे सेक्शन 2A। अब सब सेक्शन नहीं बोलोगे, क्या बोलोगे? सेक्शन 2A, सीधा ए बोलोगे उसको आप। तो अगर बड़ा अल्फाबेट वाला पार्ट तुम्हें दिख रहा है, वो ब्रैकेट में नहीं दिख रहा, तो वो सब सेक्शन नहीं है, वो क्या है बेटा? वो मेन सेक्शन है। ये दोनों अलग है, ये वाले दोनों पार्ट अलग है। ठीक है, ये मैंने आपको बताया फॉर नॉलेज, ताकि आप आगे सब सेक्शन वर्ड यूज करोगे तो आपको समझ में क्या लिखने वाले हो। ठीक है, तो फर्स्ट क्लियर है कब बना एक्ट, कब अप्लाई हुआ। अब आगे बात करते हैं। तीसरी बात आती है जो हमारी मेन बात है कि सर सारी बातें ठीक है, आम जनता अप्लाई हुआ, अब बताओ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भारत में कहां कहां पर एप्लीकेबल है। तो पहले फॉर्मेशन फिट एनफोर्सिएबल, अब आया कौन सा, कहां कहां पर एप्लीकेबल। लिखो दिस एक्ट, एक्ट का सेकंड नाम भी लिख लो, एक्ट को बोलते हैं स्टैट्यूट। एक्ट को हम स्टैट्यूट नाम से भी जानते हैं। एक्ट बोलो या बोलो स्टैट्यूट, मतलब सेम है, रिमेंबर। तो एक्ट कहां है? एक्ट इज एप्लीकेबल। ये एक्ट एप्लीकेबल है, इज एप्लीकेबल, लिखो टू दी होल ऑफ इंडिया, टू दी होल ऑफ इंडिया, पूरे भारत देश पर अप्लाई होता है। सर मतलब समझाओ, ऐसे समझ में नहीं आ रहा क्या क्या बोले जा रहे हो हम। अब सुनो ध्यान से बात को बेटा। जैसे ही मैंने वर्ड यूज किया कि एक्ट एप्लीकेबल है पूरे भारत देश पर, तो मेरा पहला क्वेश्चन तो बनता है एक्ट एप्लीकेबल का मतलब क्या होता है? एक्ट एप्लीकेबल का मतलब होता है एक्ट में लिखी हुई सारी बातें। और एक्ट में क्या लिखा होता है? एक्ट में लिखे होते हैं प्रोविजंस। रिमेंबर, रिपीट क्या बोल रहा हूं? एक्ट एप्लीकेबल है मतलब एक्ट में लिखी हुई सारी रूल्स एंड रेगुलेशन वो अप्लाई होते हैं, एप्लीकेबल एनफोर्स होते हैं, अप्लाई होते हैं। कहां पर अप्लाई होते हैं? बोला पूरे भारत देश पर। सर ये बात लिखने का पर्पस क्या था? ये बात पर्पस ये था क्योंकि पहले हमारे देश में 2 स्टेट ऐसी थी जिनके ऊपर सबसे बड़ा डिस्प्यूट चला। हालांकि इसे आप काउंट नहीं करते, आप इसे काउंट करते हो कि ये लास्ट तक चला। ये पूरी कहानी में सुनाने वाला था, तो कंसेप्ट क्लैरिटी मिले क्या पढ़ रहे हो अपने पास में, और ये बात आगे भी आने वाली है। तो वर्ड समझना। तो फर्स्ट मैंने लिखा सर एक्ट इज एप्लीकेबल टू द होल ऑफ इंडिया। क्यों होल ऑफ इंडिया लिख रहा हूं? लिखो इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर, इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। सर ये क्यों बोल रहे हो? बताता हूं बेटा, कहानी है इसके पीछे, रियल है ये, रियल कहानी है। जम्मू एंड कश्मीर, इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर, कब बेटा? लिखो आफ्टर द रिमूवल ऑफ आर्टिकल 370। यही था मेन कहानी। आफ्टर द रिमूवल ऑफ आर्टिकल 370। ये क्या है सर? बता रहा हूं बेटा, लिखते रहो। आर्टिकल 370 किसका? आर्टिकल 70 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान का। रिपीट कर रहा हूं, अब सुनना ध्यान से बात को। ये लाइन बड़ी प्यारी है, इस लाइन में बहुत सारी कहानी छुपी, कहानी सुनाने वाला हूं तुमको। सुनो कहानी, हाँ सुनो कहानी। क्या लिखा मैंने?
ये एक्ट एप्लीकेबल है पूरे भारत देश पर, और एप्लीकेबल के बारे में जो बात करता हुआ है सेक्शन नंबर 1। तो इस एक्ट का सेक्शन नंबर 1 कहता है, क्या बोलता है, देखो सेक्शन नंबर 1 बोलता है कि एक्ट एप्लीकेबल है पूरे भारत देश पर, कब, इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर को मिलाकर। कब से हुआ ये 2019 के बाद से हुआ। कब हुआ, आफ्टर 2019, 2019 की बात कर रहा हूं, जब 2019 में भारत के संविधान में एक आर्टिकल था, बेटा सुनना, भारत के इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एक आर्टिकल था, कॉन्स्टिट्यूशन लिखा होता है, लिसन टू मी, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे होते हैं आर्टिकल, सेक्शन होते हैं अलग, आर्टिकल्स हैं बेसिकली प्रिंसिपल राइट्स के बारे में बात करते हैं, सेक्शन धाराएं हम प्रोविजन के बारे में बात करती हैं। तो भारत के संविधान में एक आर्टिकल था, आर्टिकल नंबर 370। ये आर्टिकल क्या करता था बेटा, ये आर्टिकल जम्मू एंड कश्मीर स्टेट को एक स्पेशल प्रिविलेज देता था, एक स्पेशल बेनिफिट देता था। वही बेनिफिट जो कि ये था कि उस स्टेट के ऊपर भारत के लॉ अप्लाई नहीं होंगे। यस, बेशक जम्मू एंड कश्मीर भारत में था, फिर भी कहानी ये थी कि भारत के अंदर जम्मू एंड कश्मीर की जो पार्ट है उसके ऊपर सेंटर के बनाए हुए कानून डायरेक्टली अप्लाई नहीं होंगे। वहां की स्टेट गवर्नमेंट जो लॉ को अप्लाई करेगी वही अप्लाई होंगे, बिना उनकी परमिशन के कोई भी अप्लाई नहीं होगा। अब ये कहानी कितनी प्यारी है, इसी को समझते हैं यहां से, इसके थ्रू। तो हमारी पिक्चर में तुम्हें दिखाया, यहाँ पे नॉर्मली पिक्चर में ओनली मैं चाहता तो जम्मू एंड कश्मीर में दिखाता और काम चल जाता, बट मैं बात करने वाला हूं भैया आर्टिकल 370 ऐसा क्या था और ये क्यों हुआ और क्यों ऐसा प्रिविलेज उन्हें दिया गया था जम्मू एंड कश्मीर स्टेट को। तो आओ गाइस बात करते हैं जेएनके के बारे में, मैपिंग लिसन टू मी, यहां पर हम बात करते हैं जेएनके स्टेट के बारे में। अब प्लीज सुनना ध्यान से बात को। ये कहानी है बेटा, ये कहानी है जब इंडिपेंडेंस आजादी हो चुकी थी, रिमेंबर, और उस समय पर जब अंग्रेज जा रहे थे तो हमारे देश के अंदर बहुत सारी विरासत थी। अगर आप तुम मैप देख रहे हो तो कुछ इस टाइप का मैप अब थोड़ी देखने को मिलता है, ये मैप तब का मैप है, उस टाइप का मैप है, ठीक है। अब हुआ क्या, सुनना ध्यान से, उस टाइम पर एक बड़ी कहानी ये थी कि पूरे भारत देश के अंदर अलग अलग राज्य स्टेट बनाई जा रही थी, लेकिन दो स्टेट ऐसी थी जो भारत का हिस्सा बनना नहीं चाहती थी। उन स्टेट में एक स्टेट का नाम था आपका हैदराबाद। हैदराबाद के अंदर जो निजाम थे वो रूल करते थे, और सेकंड स्टेट थी जम्मू एंड कश्मीर, जेएनके स्टेट थी। रिमेंबर, यहां पर आप देख रहे हो महाराजा हरि सिंह, और यहां पर आप देख रहे हो अपने पास में निजाम ऑफ हैदराबाद। तो यहां पर ये दो लोग ऐसे थे जो कह रहे थे भैया हम भारत देश का हिस्सा नहीं बनेंगे। क्यों, क्योंकि ये लोग फेवर में थे पाकिस्तान के, ये दोनों के दोनों लोग फेवर थे पाकिस्तान में। ये कह रहा मैं तो हूं ही मुस्लिम भैया, और ये कह रहा था भैया सिंपल सी बात है कि मैं तो अपने साइड में जाऊंगा। ये कह रहा था कि भैया मैं, मेरे यहाँ के जो लोग हैं मैक्सिमम लोग कौन है, पाकिस्तान एग्जांपल के लिए मुस्लिम्स लोग हैं, तो वो चाहते हैं पाकिस्तान का पार्ट बनना। ये बड़ा ही बड़ा इश्यू था, मुद्दा था कि कैसे इन दोनों स्टेट को भारत के नक्शे में मिलाया जाए। तो यहां पर जो खेला खेला गया वो खेला क्या था, सुनना खेला क्या था, और समझ में आएगा क्यों आज भी पाकिस्तान कहता है कि जम्मू एंड कश्मीर हमारा, वो क्यों चिल्लाता रहता है। आपको इस बात का जवाब भी मिलेगा इस पार्ट से। तो मेरा पहली बात, सबसे पहले गवर्नमेंट के पास ऑप्शन था, हमारी गवर्नमेंट के पास में, कि भैया देखो बात समझो, ये तो चोटी पे बैठा है जम्मू एंड कश्मीर तो, बट हैदराबाद एकदम भारत के नक्शे के बीचों बीच है। रिमेंबर, अगर ये पाकिस्तान का हिस्सा बन गया दिक्कत हो जाएगी भैया, कि देश के बीचों बीच पाकिस्तान खड़ा कर लेंगे हम तो ऐसे। तो यहां पर क्या किया, सबसे पहले निजाम को, जो निजाम थे, हैदराबाद निजाम थे, उन्हें अपनी साइड में लाया गया। पाकिस्तान को बोला गया कि भाई देखो सिंपल सी बात है, हाँ ये हम कैसे तुम्हारा हिस्सा बना दे, इनको हमारी साइड में लेके आना हमको प्रॉपरली, ठीक है। और यहां पर पाकिस्तान ने अपनी चीज छोड़ी और इन शॉर्ट सिंपल इनको हम लेके आ गए। तो यहां पर इनकी पिक्चर में इतनी बड़ी कहानी सुनने को नहीं मिलती है, क्योंकि रीजन इज, हाँ निजाम ने साइन किया, निजाम क्या, इसमें कहानी है वैसे, स्टोरी है, बट आपको यहां पढ़नी नहीं है। निजाम हमारे पास में भारत का हिस्सा बनने को तैयार हो गए, और फाइनली हमने पाकिस्तान वालों को बोला भाई कोई दिक्कत नहीं है, जम्मू एंड कश्मीर पे हम बात कर लेंगे, मतलब हम नहीं कह रहे हमारा है, बट हाँ विल टॉक, ठीक है तुम्हें लेना है, वो जिसकी साइड जाना चाहे जा सकते हैं, सिंपल सी बात, हम छोड़ दिया, वो जिसकी साइड जाना चाहे महाराजा वो जा सकते हैं, वो पाकिस्तान का हिस्सा बने पाकिस्तान का बन जाए, इंडिया का बनना चाहे इंडिया का बन जाए। और पाकिस्तान वालों को पता था भैया कि ये हमारा हिस्सा ही बनना चाहते हैं पहले से। अब क्या हुआ, पिक्चर में ट्विस्ट तब आया बेटा, ट्विस्ट तब आया जब पूरा भारत देश तैयार हो रहा था, लेकिन जम्मू एंड कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं था, वो इसका हिस्सा बनना चाहते नहीं थे। उस टाइम पर क्या हुआ, उस टाइम पर गल्फ की साइड से, जो गल्फ कंट्रीज हैं उनकी साइड से ये देख कर कि भैया कश्मीर जो है, जो कि आप समझ रहे हो कश्मीर, इतना सुंदर कश्मीर जो है, उस पे उन्होंने अटैक कर दिया। यस, ये उसी समय की बात है जब पाकिस्तान एक तरफ अपने आप को खड़ा कर रहा था, और उस टाइम पर क्या हुआ,
गल्फ कंट्री की साइड से अटैक हो गया जम्मू एंड कश्मीर स्टेट के ऊपर। तो वहां के राजा बहुत घबरा गए और राजा ने जैसे ही पाकिस्तान वालों की हेल्प मांगी कि देखो भैया बचा लो, यहां तो राज्य खराब कर देंगे, कब्जा कर लेंगे मेरे देश के राज्य के ऊपर। तो वहां वाले बोले भैया सॉरी, हमसे कुछ ना हो पाएगा, हमारे बस की नहीं है। तो पाकिस्तान वालों ने राजा को मना कर दिया और उनके हेल्प करने से डिनाई कर दिया। ऐसे में राजा को हेल्प मांगनी पड़ी किससे? भारत सरकार से। और उस टाइम पर भारत सरकार को यह अच्छा मौका दिखा और उन्होंने बोला कि ठीक है, हम आपकी हेल्प करेंगे। और इंस्टेंट क्या हुआ? हम आपकी हेल्प करेंगे और हम अपनी आर्मी को आपके यहां पर तैनात कर देंगे, आपकी अपनी आर्मी भेजेंगे। बट हमारी कंडीशन है अगर आप हमारी हेल्प लेना चाहते हो और एड में हमारी हेल्प की रिक्वायरमेंट आपको पड़ रही है, तो आपको साइन करना पड़ेगा कि आप भारत देश का हिस्सा बनोगे। जब हेल्प हमारी ले रहे हो तो हिस्सा भी हमारा कहलाओगे। उस टाइम पर राजा को समझ में आया कि भैया पाकिस्तान तो कभी खड़ा हो ही नहीं पा रहा, तो क्यों ना मैं भारत का हिस्सा बन जाता हूं। उस टाइम पर लेकिन राजा के मन में बहुत सारे प्रश्न थे। तो राजा ने क्या किया था? राजा ने उस टाइम पर कुछ कंडीशन रखी थी कि भैया देखो, सिंपल सी बात है कि मैं चाहता हूं कि मेरे राज्य के ऊपर सीधा सीधा कोई भी सेंटर का जो कानून होगा वो अप्लाई नहीं होगा जब तक मेरे राज्य की जो स्टेट है वो यहां की परमिशन नहीं देगी। और इस पार्ट को लिखा गया था आर्टिकल नंबर 370। यस, भारत के संविधान में बात लिखी भी जा चुकी थी और इस कंडीशन के ऊपर भारत सरकार तैयार हो गई थी कि आर्टिकल 370 लिख दिया गया कि दैट इज प्रोवाइड स्पेशल प्रिविलेज टू दिस जम्मू एंड कश्मीर स्टेट। उसे प्रिविलेज मिल चुका था। तो कहानी ये थी बेटा। और वही प्रिविलेज का वही प्रिविलेज का एक खतरनाक जो इंपैक्ट है वो भारत को बाद में देखने को भी मिला। और लेकिन हुआ क्या, 2019 के अंदर बीजेपी गवर्नमेंट ने क्या किया, भैया आप कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हुए प्रोविजंस को ही एक मोड के थ्रू, एक लूप के थ्रू चेंज कर दिया। बदलाव नहीं हुआ, उसमें थोड़ा चेंजमेंट का पार्ट था। रिमेंबर क्या कर दिया उन्होंने? आर्टिकल 370 में मिलने वाले प्रिविलेज को खत्म कर दिया जम्मू एंड कश्मीर स्टेट के लिए। तब से हम कहते हैं कि यस, आफ्टर 2019 अमेंडमेंट मतलब होता है लॉ में चेंज कर दिया। तो 2019 में अमेंडमेंट करके, बदलाव करके उन्होंने क्या किया? आर्टिकल 370 को वहां से हटा दिया। इसलिए आज आप देखते हो जम्मू एंड कश्मीर स्टेट के ऊपर भी सर भारत के सभी एक्ट्स एप्लीकेबल होते हैं, अब तब से लेके अब तक। और ये रिसेंट में ही हुआ, कुछ टाइम कुछ आप देख रहे हो 19 के अंदर ही हुआ है बेटा, देख लो। ठीक है, तो ये कहानी थी कि कहां कहां पर एप्लीकेबल है। यहां तक क्लियर हो गया? तो पिक्चर भी क्लियर हो गई, हमारी कहानी क्या है, कब बना, कैसे बना, आगे बात करते हैं। अब बात आती है हमारे पास में अगली बात कि सर एक लाइन लिखी जाती है, लिखो दिस एक्ट। कौन सा? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। लिखो दिस एक्ट मतलब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। दिस एक्ट लिखो डज नॉट हैव, दिस एक्ट डज नॉट हैव लिखो रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट सर क्या लिखवा रहे हो? बताता हूं बेटा। मैंने क्या बोला? तुम सिर्फ सुनो और लिखो, समझाना मेरा काम है, माइंड में बिठाना मेरा काम है। तो बोला दिस एक्ट डज नॉट हैव रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का जो इफेक्ट है वो रेट्रोस्पेक्टिव नहीं है। सर मतलब इसका मतलब क्या होता है? लिख लो इसका मतलब गाइस, रेट्रो। और ये लाइन तरीका सीख लो। लो में जब भी कुछ चीज पढ़ते हो उनके मीनिंग लिखा करो, बिना समझे लो पढ़ोगे कभी याद नहीं होगा, ध्यान रखना। ये बात तुम्हें बाद में समझ में, इसमें आज से बता रहा हूं तुमको। लो जब भी पढ़ते हो पहले समझो, फिर लिखो, फिर आगे बढ़ो, फिर रीडिंग करना उसको। ठीक है, तो व्हाट इज कॉल्ड रेट्रोस्पेक्टिव का मीनिंग होता है, लिखो रिलेटिंग टू पास्ट। रिलेटिंग टू पास्ट, हर वो चीज जो कि पास्ट से जुड़ी हुई है, हर वो चीज जो कि पास्ट से जुड़ी होती है उसे लीगल लैंग्वेज में रेट्रोस्पेक्टिव वर्ड दिया जाता है, नाम कहा जाता है। रिपीट कर रहा हूं, जिसका संबंध पास्ट से होता है उसे रेट्रोस्पेक्टिव कहते हैं। यहां पे वर्ड क्या बोल रहा है? वर्ड क्या है? दिस एक्ट डज नॉट हैव, मतलब लेकिन इस एक्ट का रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं है। और ना सिर्फ इस एक्ट का बल्कि किसी भी एक्ट का रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं होता। मतलब क्या? मतलब बताऊंगा। मतलब ये होता है बेटा, तुमसे मुझे रिप्लाई करना, सोचना ध्यान से। मैं कह रहा हूं 1872 में कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बना, सुनना, 1872 में कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बना। ठीक है, ओके। तो इसका मतलब मुझे बताओ, अगर 1872 से पहले या भारत में इस एक्ट के अप्लाई होने के पहले जो प्रोविजंस, जो बातें, जो रूल्स रेगुलेशन कॉन्ट्रैक्ट के रिगार्डिंग लिखे हुए थे, पहले से भी कुछ लिखा हो, किसी भी एक्ट में लिखा होता, तो क्या वो वाले फॉलो होंगे? आंसर इज नो। आंसर इज नो। सर और डिफाइन करो, समझाओ सिंपली। अगर मैं सिंपली समझाऊं, तुमसे पूछता हूं, गैस करना। गैस करो बेटा, आज से सुनना, मैं कहता हूं इंडिपेंडेंस से पहले की बात करता हूं, आजादी से पहले मान लो मैं कहता हूं कि कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ था कि भैया सिंपल सी बात
कोई फाइन 500 रुपए का था, कोई फाइन 500 रुपए का था, और अब वो फाइन 5 लाख रुपए का हो गया। एग्जांपल के लिए एग्जांपल दे रहा हूं, सुनना। कोई चीज 500 में लिखी हुई थी, फाइन 500 का लिखा हुआ था, अब वो है 5 लाख। तो मुझे बताओ, क्या आज भी 500 वाला फॉलो करोगे कि नहीं नहीं हम तो पुराना लेके चलेंगे? नो। तो पुराना नहीं फॉलो करते ना, आप नया और करंट और फ्यूचर का फॉलो करते हो। इसको बोलते हैं रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। नहीं होता तो वो होता, लिखो लिखो इट हैज, लिखो दिस एक्ट हैज प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। यस, क्योंकि क्या है, दिस एक्ट क्या है, दिस एक्ट हैज, क्या है इफेक्ट, हैज द वर्ड, उल्टा वर्ड क्या है, प्रोस्पेक्टिव। प्रोस्पेक्टिव का मीनिंग होता है जो अब आगे चेंज होगा, और जो चल रहा है करंट वही वाला चलेगा, पीछे वाला नहीं चलेगा। और ये बात जितने भी सारे एक्ट्स हैं उन सब पर अप्लाई होती है। सिंपल सी बात भैया, जो बदल गया बदला हुआ पार्ट ही फॉलो होगा, पुराने वाला फॉलो नहीं होता है। और ये वर्ड आपको बहुत जगह लॉ में देखने को मिलेगा, चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट में, बाकी एक्ट्स में बेटा। ठीक है, तो ये था हमारा फर्स्ट पार्ट, द इंट्रो पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। होपफुली आपको यहां तक क्लैरिटी है। ठीक है, नहीं होगा कोई दिक्कत नहीं, आई एम अवेलेबल, मुझे आप डाउट नंबर पे डाउट भेज सकते हैं बेटा। ठीक है, ओके, चले आगे बढ़े। ये कहानी कौन सी हमारे पास में कि कौन एक्ट बना, रिकॉर्ड कर रहे हैं, कब बना, कब पास हुआ, कहां कहां एप्लीकेबल है, सेक्शन को, ये मैंने दिखाई इसलिए, ये है ओनली फॉर द नॉलेज गाइज। जो सिखाया ये इसलिए सिखाया क्योंकि ये बातें बच्चों को सिखाई नहीं, बच्चों को डाउट रहता है क्या ये है नॉलेज के लिए कि कैसे सेक्शन को पढ़ा जाता है, कैसे लिखा जाता है। ठीक है, और ये पार्ट हमारे एक्ट का पार्ट है। आगे बढ़ू, लेट मी शो द पिक्चर ऑल्सो। बुक देख लो, बुक कौन सी है, लिखा हुआ पढ़ना ध्यान से। तो पहला वर्ड बनना जो हमने पढ़ा वो लिखा भी है। पहला, कॉन्ट्रैक्ट कब बना, 25 अप्रैल को बना था, रिमेंबर। अप्लाई कब हुआ, 1 सितंबर में बना, अप्लाई हुआ था। अगला, कब किसने पास किया, ब्रिटिश पार्लियामेंट ने पास किया। बाद में किसने कंटिन्यू किया, इंडियन पार्लियामेंट। ऑब्वियसली बात, इंडिपेंडेंस के बाद में ऑप्शन था देश के पास में कि कौन से एक्ट ब्रिटिश के द्वारा बनाए गए, कौन से एक्ट को हम भारत में बाद में अप्लाई करेंगे। तो उसमें से एक था कॉन्ट्रैक्ट वाला पार्ट। आगे बढ़ता हूं, सर कहां का अप्लाई करता है, इंडिया पर और इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर, आर्टिकल 370 रिमूव करने के बाद से। ओके, आगे कौन सा इफेक्ट है, डज नॉट हैव रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट बट इट हैज प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। तो इन शॉर्ट ये बन गया हमारा इंट्रो वाला पार्ट गाइस। ठीक है ठीक है ठीक है, नीचे लिखा है मैंने कि भैया इसका इफेक्ट क्या था, इफेक्ट है प्रोस्पेक्टिव ना कि रेट्रोस्पेक्टिव। डन 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 डन। ये बुक का पार्ट तुम्हें जो मिली है बुक वो वाला, और ये मैंने यहाँ पे नोट भी तुम्हें लिखवा दिया। चलो आगे बढ़े, आगे आते हैं। अब आता है नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज, हेडिंग बनाओ, लिखो डेफिनेशन। द नेक्स्ट टॉपिक इज, हेडिंग बनाओ प्यारी सी, हेडिंग इज कॉल्ड डेफिनेशन। डेफिनेशन में क्या है भाई, अब प्लीज ये डेफिनेशन अपनी बचपन की, पहले की पुरानी किताबों की डेफिनेशन समझ के मत पढ़ना यार। क्यों, क्योंकि जो डेफिनेशन तुम पढ़ने वाले ये लीगल डेफिनेशन। अगर मैं इसको एक वर्ड नाम दे दूं तो तुम्हें और क्लैरिटी मिलेगी। अगर मैं लिख देता हूं इट इज नॉट डेफिनेशन, यूज द वर्ड लीगल डेफिनेशन, ताकि तुम्हें करेक्ट मतलब अच्छा लॉ की डेफिनेशन है। और लॉ की डेफिनेशन का मतलब ये होता है कि जब जब ये डेफिनेशन, ये वर्ड कहीं पढ़ोगे तो तुम्हें यही वाली डेफिनेशन याद आनी चाहिए। क्योंकि आप लॉ के अंदर इन डेफिनेशन के मीनिंग चेंज नहीं कर सकते, आप इनके लाइन नहीं बदल सकते। तो लॉ में लिखी हुई डेफिनेशन पूरे भारत देश में हर एक कोर्ट में हर जगह पर सेम ही रहती है। तो बात करते हैं सेक्शन नंबर 1, एक तरफ बात करता है किसके बारे में कि कहां कहां पर एप्लीकेबल। तो इसको बोलते हैं सेक्शन नंबर 1 इज कॉल्ड द एप्लीकेबल सेक्शन। लिख दो, इसका मतलब क्या है, इट इज द एप्लीकेबल सेक्शन, इट इज एप्लीकेबल सेक्शन। बात करते हैं सेक्शन नंबर 2। सेक्शन नंबर 2 इज अबाउट द, लिखो डेफिनेशन सेक्शन। क्या लिखूंगा, सेक्शन नंबर 2। सेक्शन नंबर 2 इज द डेफिनेशन सेक्शन गाइस, याद रहेगा। अब मुझे बताओ, कुछ देर पहले मैंने आपसे पूछा कि अगर सेक्शन 2 मेन सेक्शन है तो उसके अंदर अगर मैं कुछ भी लिखता हूं, ABCDEFGHIJKL लिखता हूं, और मैं आपको डेफिनेशन उस तरीके से दे रहा हूं जिस तरीके से एक्चुअली पढ़नी चाहिए। मॉड्यूल में डेफिनेशन ऊपर नीचे दे रखी है, वो कंफ्यूजन का पार्ट बन सकती है, रिमेंबर बनती है बच्चों के लिए वैसे। तो इसलिए मैंने बोला आई एम गिविंग सीक्वेंस ABCDEFGHIJKL, सीक्वेंस में दूंगा और उसमें कहानी बिल्ड करके याद करेंगे इस पार्ट को हम। ठीक है, तो पॉइंट समझना, सेक्शन नंबर 2 बात करता है लीगल डेफिनेशन के बारे में, बढ़िया इन शॉर्ट बोलो डेफिनेशन के बारे में। ठीक है, अब बात समझना, सेक्शन नंबर 2 के अंदर कौन कौन सी डेफिनेशंस आती हैं। तो एक्चुअली कहानी है, समझना से बात को। इसमें हम पढ़ने वाले हैं सेक्शन नंबर 2 सब सेक्शन। अब पढ़ना कैसे पढ़ना, अगर मैं यहां पे लिखता हूं नंबर 1 डेफिनेशन नंबर A एग्जांपल, फर्स्ट डेफिनेशन लिखता हूं एग्जांपल के लिए, माय पॉइंट इज, पहली लिखता हूं सेक्शन नंबर 2, सेक्शन नंबर 2 ब्रैकेट में लिख रहा हूं A। कैसे पढ़ोगे इसको, कैसे पढ़ोगे इसको,
सेक्शन नंबर 2 ब्रैकेट में लिखा ए, इसका मतलब क्या है सर? हम पढ़े हम इसी क्या है, इसको बोलते हैं सब सेक्शन ए। सेक्शन नंबर 2 सब सेक्शन ए। तो यस, तो क्या बोलेंगे? सेक्शन नंबर 2 सब सेक्शन ए में कौन सी डेफिनेशन लिखी है? पहला। फिर आप बात करेंगे किस कौन सी लिखी, लिखो कौन सी लिखी है। पहले नाम याद करेंगे, पहले नेम याद करेंगे, फिर हमें कहानी पढ़ेंगे, प्रोविजन पढ़ने वाले हैं। तो मीनिंग लिखो कौन सा है। इसमें बताया गया बेटा किसके बारे में, लिखो ऑफर या प्रपोजल के बारे में। अच्छा, ऑफर हमारा लीगल है? यस, हम जो डेली वर्ड यूज करते हैं ऑफर दिया यही है। यस, वो यही है, बट लोगों को इसका लीगल मीनिंग नहीं पता। एंड व्हाई यूजिंग द वर्ड लीगल, इसका मतलब उसका लीगल इफेक्ट भी होता है इन वर्ड का, शब्दों का। तो व्हाट इज कॉल्ड सेक्शन नंबर 2 सब सेक्शन ए में पढ़ोगे ऑफर या प्रपोजल के बारे में। उसके बाद नेक्स्ट नोट कर लेते हैं। अगर सेक्शन अब जब लिख रहे हो तो इस बात को बोलते बोलते लिखना ताकि तुम्हें याद होगा यहां पे अपने आप, ठीक है? ओके, अगला कौन सा है? सेक्शन नंबर 2 ब्रैकेट में लिखो बी, इट इज कॉल्ड सब सेक्शन बी। सेक्शन नंबर 2 सब सेक्शन बी, ये डिफाइन करता, लिखो बेटा, एक्सेप्टेंस को, ऑफर को, एक्सेप्टेंस को, और इसी को बोलते हैं प्रोमिस। तो एक्सेप्टेंस और प्रोमिस दो वर्ड जो कि सेक्शन नंबर 2 सब सेक्शन बी के अंदर आ जाते हैं। आगे लिखता हूं, अभी पढ़ने वाला पढ़ाऊंगा, डोंट वरी, ये पूरा पार्ट आपका यहां पर आने वाला है। देखो ये रही ऑफर, डेफिनेशन क्या होती है, मतलब क्या निकलता है, पढ़ाने वाला हूं पूरा पार्ट, ठीक है? पहले मैं लिख रहा हूं ये कौन से पार्ट है, ABCD लिखवा रहा हूं, ठीक है? आगे लिखो। तो अगला लिखो, अगला सेक्शन नंबर, बोलते लिखो सेक्शन नंबर 2, और गाओ बेसुरी आवाज में, पड़ोसी भी सुनेंगे, मजा आएगा। सेक्शन नंबर 2 सब सेक्शन सी। सेक्शन नंबर 2 सब सेक्शन सी, ये बात करता है बेटा, लिखो प्रोमिजर और प्रोमिजी के बारे में। अच्छा, ये शब्द सुने सुने तो लगते हैं, अरे बेटा पढ़ोगे भी। प्रोमिजर या प्रोमिजी, यहीं पर प्रोमिजर प्रोमिजी के नाम भी होते हैं। प्रोमिजर को हम बोलते हैं बेटा, इसी का सेकंड नाम है ऑफरर। तो प्रोमिजर कहो या बोलो ऑफरर, या इसी को बोलते हैं प्रपोजर। प्रोमिजी का नाम क्या है? प्रोमिजी के नाम है ऑफरी या एक्सेप्टर। सर ये क्यों बता रहे हो? बेटा मान लो जो बता रहा हूं उसे मान के चलो, उसके बाद में कभी जिंदगी में दिक्कत नहीं आएगी। तो प्रोमिजी बोलू, ऑफरी बोलू, या मैं बोलू एक्सेप्टर, इनके नाम है, क्योंकि बच्चे के नाम याद रखते नहीं है, और बाद में बोलते सर ये हमने किताब में लिखा मिला, एग्जाम में आ गया। भैया यहां से आता है वो वर्ड, इसलिए मैं डे 1 से टारगेट रखता हूं कि कोई भी वर्ड ना छूटे और कोई भी चीज ना छूटे, ध्यान रखना, ठीक है? तो वर्ड इज कॉल्ड प्रोमिजर और प्रोमिजी की बात करने वाले हैं सेक्शन नंबर 2 सब सी के अंदर। आगे बढ़ता हूं, अगला है, थोड़ा फास्ट लिखे, सेक्शन नंबर 2 और सब सेक्शन कौन सा? डी। तो सेक्शन नंबर 2 सब सेक्शन डी, सेक्शन नंबर 2 सब सेक्शन डी बात करता है, लिखो कंसिडरेशन के बारे में। और चेक करना, मैं बड़ा डी नहीं लिख रहा, सारे ABCD स्मॉल लिख रहे हो, और स्मॉल लिखने ध्यान रखना। तो वर्ड क्या है? सेक्शन नंबर 2 सब सेक्शन डी बात करेगा बेटा, लिखो कंसिडरेशन के बारे में। इट टॉक्स अबाउट दी कंसिडरेशन, ये बात करेगा कंसिडरेशन के बारे में, ठीक है? अगला लिखो, सेक्शन नंबर 2 सब सेक्शन ई। सेक्शन नंबर 2 सब सेक्शन ई, ये बात करता है बेटा, लिखो अग्रीमेंट के बारे। ई का मतलब होता है, लिखो ये बात करता है अग्रीमेंट के बारे में, इसे बोलता है अग्रीमेंट। जितने तुम वर्ड अभी लिख रहे हो, ये सारे वर्ड तुम्हारे चैप्टर बनने वाले हैं आगे। अच्छा, चाहो तो चेक कर लो, द नेक्स्ट चैप्टर इज ऑफर, उसके बाद एक्सेप्टेंस, उसके बाद कंसिडरेशन, ये चैप्टर पढ़ने वाले आगे अपने पास में। तो इनकी मेन जो बात है वो यहां पढ़ने वाले हो, ठीक है? आगे बढ़ते हैं, उसके बाद पढ़ते हैं सेक्शन नंबर 2 सब सेक्शन ई के बाद लिखो एफ। सेक्शन नंबर 2 सब सेक्शन एफ, ये लिखो रेसिप्रोकल प्रोमिसेस। रेसिप्रोकल प्रोमिसेस, रेसिप्रोकल प्रोमिस लिख लो खाली, बस अभी हर एक बात पढ़ाने वाला हूं। रेसिप्रोकल प्रोमिसेस, और आई कैन गारंटी पढ़ाने के बाद जिंदगी में कोई डाउट नहीं रहेगा तुम उस पार्ट के ऊपर। तो ऑफर, एक्सेप्टेंस या प्रोमिस, प्रोमिजर, प्रोमिजी, कंसिडरेशन, अग्रीमेंट, रेसिप्रोकल प्रोमिस, ये डिफाइन किए गए ABCDE F तक में, ठीक है? आगे बढ़ता हूं, एफ के बाद लिखो जी, ABCDEFG। जी में क्या है? लिखो जी सेक्शन नंबर 2 सब सेक्शन जी, AGOG, लो जी सुनो जी। तो जी डिफाइन करता है बेटा, लिखो वॉइड अग्रीमेंट के बारे में। सेक्शन कौन सा है? और तुम्हें कहीं भी सेक्शन इस सीक्वेंस में नहीं मिलेंगे भाई, आई कैन गारंटी, इसलिए मैंने बना रखा आप लोगों के लिए। 2G मतलब कौन सा लिखो? हेडिंग है वॉइड अग्रीमेंट।
वॉइड अग्रीमेंट। आगे लिखो, जी के बाद आता है एच। अब आपको आंख खुलेगी, अच्छा एच में लिखो, लिखो कॉन्ट्रैक्ट। सर जो आपने ऊपर लिखा था, यस यस, वो यहां पर डिफाइन किया है। जो मैंने डेफिनेशन ऊपर टॉप पे लिखी थी, ये दोबारा आएगी, इसको हम डीप में डिटेल में पढ़ने वाले हैं, इसको हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं कि ये क्या मतलब होता है, क्या लिखा आप लोगों ने, इसका मतलब क्यों लिखा है ऐसा आपने। ठीक है, ओके, तो लिखते हैं, आगे बढ़ो। सेक्शन नंबर 2 सब सेक्शन एच। इट इज सेक्शन नंबर 2 और सब सेक्शन एच। ये बात करता है बेटा, लिखो कॉन्ट्रैक्ट के बारे में, मतलब इसमें कॉन्ट्रैक्ट का डेफिनेशन बताया गया है। इट्स कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट। ओके, इसमें है कॉन्ट्रैक्ट। एच के बाद आता है आई, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। सेक्शन नंबर 2, सेक्शन नंबर 2 सब सेक्शन आई। जितना कुछ यहां पे लिख रहे हो बेटा, ऑलरेडी वो सब कुछ मैंने यहां पे हम कवर करेंगे अपने पास। देखो ध्यान से, दिख रहा है, दिख रहा है, ए बी सी डी ई एफ जी एच डी ई एफ जी एच आई कौन सा है, वॉइडेबल, वॉइड, प्लेंटिफ, दिखा रहे, ये पूरा पार्ट है। और इनको हल्के मत लेना भाई, जिन्होंने इसे हल्के में लिया वो जिंदगी भर अपने कंसेप्ट से जूझते रहते हैं। यस, लोक एक्ट के अंदर। ओके, तो हम इसको डीप में पढ़ने वाले हैं अपने पास में। तो वर्ड क्या लिखो, आई के अंदर कौन सा लिखो, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। अगला है वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। सॉरी, नाम ही मस्त मस्त से, हाँ मस्त मस्त नाम है बेटा, क्योंकि पूरे लॉ में चलने वाले हैं, और जो यहां सीखोगे वो लाइफ टाइम सेम रहेगा। ओके, बदलने वाला नहीं है वो चीज। आगे सेक्शन नंबर 2 सब सेक्शन आई के बाद आया जे। सेक्शन नंबर 2 सब सेक्शन जे। ये क्या होता है भैया, लिखो, इसको बोलते हैं हमारे पास वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। इसमें डिफाइन किया गया है हमारे पास में वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। इसमें डिफाइन किया, लिखो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। और इनको मैंने नाम दे रखे आगे, याद करने की टेंशन मतलब, याद अपने आप करवा दूंगा। हम वहां पे नाम देंगे, अग्रीमेंट को बेटी, कॉन्ट्रैक्ट को बहू, अच्छी बहू, खराब बहू, बहू और बेटी के कंसेप्ट समझेंगे इस पार्ट को हम। इनको नाम बदल देंगे इनका, ताकि हमें याद हो, जल्दी से याद हो जाए। ठीक है, ओके, अगले पार्ट पे आता हूं। अगला है सेक्शन नंबर 2 जे के बाद आपके पास है के। सेक्शन नंबर 2 सब सेक्शन के एंड सेक्शन नंबर 2 सब सेक्शन एल। क्या क्या है, तो के बात करता, लिखो के इज अबाउट प्लेंटिफ, के इज अबाउट दी प्लेंटिफ। और ये मत सोचना सर ये दो तो हमारे पास दिए नहीं इंस्टीट्यूट ने, कोई नहीं, करने ध्यान रखना, इंस्टीट्यूट ने सिर्फ यहां तक दी है, कोई बात नहीं, सीक्वेंस पूरा होना चाहिए, ध्यान रखना तुम्हारा। तो लिखो प्लेंटिफ। अगला है एल इसको लिखो डिफेंडेंट। प्लेंटिफ जो पर्सन केस फाइल करता है, डिफेंडेंट जिसपे केस डाला जाता है। अगला कौन सा, डिफेंडेंट। तो गाइस ये सारे आपने सेक्शन के नाम लिखे हैं, अब इन्हीं पार्ट को हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल, इतनी ही डेफिनेशन है, इतनी ही है। बस क्या है, मैंने इन्हें एक प्रॉपर सीक्वेंस में डिवाइड करता कि सेक्शन तुम्हें याद हो जाए हैंड टू हैंड। ए बी सी, ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है, डी क्या है, ई क्या है, एफ क्या है, जी, और हर चीज का आपस में कनेक्शन बिल्टअप करने वाला हूं मैं। ये पूरा पार्ट को आपस में कनेक्ट करके हम एक कनेक्शन बिल्टअप करेंगे और वहां से उसको याद रखने वाले हैं। ठीक है, तो लीगल डेफिनेशन के अंदर हम पढ़ने वाले हैं सेक्शन नंबर 2 के बारे में और डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो अभी मैं सोच रहा हूं कि इस पार्ट को मैं अलग से ही एक सेपरेट क्लास में कवर करूं, मतलब इन शॉर्ट कोई दिक्कत नहीं है, बेटर रहेगा कि हमें एक ही पार्ट में पूरी लीगल डेफिनेशन और टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वाले पार्ट हमारे एक पार्ट में कवर हो जाए। ठीक है, तो अभी के लिए मैंने एक काम करता हूं, मैं इस पार्ट को इतना ही लेता हूं। इंट्रो याद रखना, पहले अगली क्लास में पूछूंगा, नेक्स्ट क्लास में तुमसे मैं, कॉन्ट्रैक्ट क्या है, कब बना, कैसे बनता है, लो कहां कहां पर अप्लाई होता है, आर्टिकल 370 क्या था, क्या प्रिविलेज देता था, रिमेंबर सेक्शन कैसे लिखते हैं। तो अब हम अपने अगली क्लास में हम पढ़ेंगे लीगल डेफिनेशन। उसके लिए उससे पहले हम गिवेंगे होमवर्क। होमवर्क भी दोगे, यस, आपको सिर्फ अपनी किताब में, बुक में इस वाले पार्ट को सिर्फ रीडिंग करके आना है। ओनली होमवर्क इज कॉल्ड, आपको होमवर्क दिया है रीडिंग करने का, मतलब जो यहां लिखा हुआ है ना ये सब बातें सिर्फ रीडिंग करना है, समझ में कुछ आए ना आए, सिंपल सी बात है, समझाने का मेरा है। तो अगली क्लास के अंदर हम कवर करेंगे अपनी सारी डेफिनेशंस और हम कवर करेंगे अपना अगला टॉपिक कौन सा है, एसेंशियल एलिमेंट ऑफ वेल। इसका नाम मैं देता हूं, इसका नाम हमारे पास नाम क्या है, इसको बोलते हैं अच्छी बहू के संस्कार। यस, इसको हम नाम देते हैं, ये हमारी अच्छी बहू, और इसको मैं बोलता हूं संस्कार। ये हमारा लो पढ़ने का तरीका है। ठीक है, ओके, तो विल मीट यू नेक्स्ट क्लास बेटा। अगली क्लास में हम स्टार्ट करेंगे अपना कौन सा डेफिनेशन और एसेंशियल एलिमेंट वाला पार्ट। तब तक के लिए बाय बाय गाइस, टेक केयर।
और हमने पार्ट छोटा रखा क्लास वाला पार्ट, ताकि एटलीस्ट एक इंट्रो वाला कंसेप्ट माइंड में अलग रहे हमारे पास में, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं क्लास में। अगर नोट नहीं किया है तो एक वीडियो पॉज कर लो और वीडियो नोट कर सकते हो। ये पार्ट रहा, वीडियो पॉज कर लो, नोट कर लो। तो हमने बात की है क्या होता है एक्ट, रिमेंबर इस लाइन को अभी बस लिख लेना, समझाऊंगा एक्ट के अंदर, क्योंकि आप बात करो सेक्शन नंबर 2 सेक्शन एच इसमें पढ़ने वाले हो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गाना गाओ, गाना गाए। अरे बाय कहने का तरीका क्लास का कौन सा, बाय बाय ओ टाटा सी यू अगेन, कब कब मिलेंगे, कल फिर मिलेंगे तेरे मेरे नैन, बाय बेटा, बाय बाय, सी टेक केयर।